श्रोताओं नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं लेखक और निर्देशक अमित राय। आपसे बातचीत की है राजश्री त्रिवेदी ने। आज सुनिए इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे निर्देशक और लेखक आए हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही शोहरत हासिल किया, समीक्षकों की सराहना मिली, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजे गए। लेकिन ये संघर्ष जारी रहा। ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, ये सफर कितना कटीला था और हौसले कितने बुलंद थे, अपने क्षमता का लोहा आखिर इन्होंने मनवा ही लिया। जी हाँ, इस वक्त विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं अमित राय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अमित जी, एक चीज और मुझे याद आई, हम ओ माय गॉड की बात कर रहे थे। इस फिल्म के बहुत सारे कट्स हुए, बहुत सारे सीन्स कट हुए। एज अ फिल्म मेकर और मैं तो कहूंगी एक एज अ बुद्धिजीवी फिल्म मेकर जो सोशल इश्यूज को लेता है और उसको बहुत अच्छी तरह से पकाते हुए आगे बढ़ता है, तो क्या आपकी छटपटाहट रही होगी उस वक्त जब बहुत सारे सीन्स उसके काटे गए और लगभग 30-31 जो अखबारों में और खबरों में उस वक्त सुनने को मिला और फाइनली जाकर वो 27 कट्स के बाद वो फिल्म रिलीज हुई और जो फिल्म जिन दर्शकों के लिए बनाई गई थी वो दर्शक उस सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंचे। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आप एक देश में हैं और इस देश का एक कानून है, वो तो मानना तो पड़ेगा आपको। आप उससे अगेंस्ट जाके तो कुछ नहीं कर सकते जी। तो जो उसके दायरे में रह के मुझसे हो सकता था, मैंने उसका सम्मान करते हुए किया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, आपकी पहली पसंद विद्या बालन थी जी, लेकिन यामी गौतम आई फिर फिल्म में, तो क्या बात हुई? विद्या जी बहुत व्यस्त थी। देखिए हमारे पास बहुत कम चॉइसेस हैं। एक्ट्रेस जब लेने जाते हैं ना तो हमारे यहाँ बहुत कम चॉइसेस हैं और हमारी नायिकाएं जो है वो नाराज हो जाएंगी आपसे इतना। नहीं, वो उस तरह की नहीं। हाँ। जब आप चरित्र गढ़ते हैं ना, अच्छा, तो आप किसी एक पर्टिकुलर एक्टर के पास, जैसे यामी जी ने जो काम किया है वो बेहतरीन काम है जी। और मुझे, क्योंकि देखिए यामी जी लीड रोल प्ले करती है इस फिल्म में, कोई हीरो नहीं उनके पास। बिल्कुल। विद्या जी का फिर भी एक सिंगल सोलो फिल्में आ चुकी हैं, मतलब जिसमें वो कहानी हो या जासूस वाली फिल्म जो भी हो या डर्टी पिक्चर हो। विद्या जी का ऐसा है कि वो जो भी रोल कर रही थी उस समय, क्योंकि आप आकर्षित तो होते हैं ना किसी एक्टर की तरफ जब वो कोई कैरेक्टर प्ले करके हिट होता है जब, और कौन नहीं चाहेगा विद्या बालन के साथ काम करना। मुझे लगा था कि जब उन्होंने मना किया कि हम, उनको लगा कि उनकी कुछ खुद की निजी कुछ रही होगी धारणा लेकर, कहानी को लेकर या जो भी। मैं यामी गौतम को 10 में से 10 मार्क इसलिए दूंगा कि उन्होंने इसके पहले ऐसे कोई रोल किया नहीं था जिसमें उन्होंने ऐसे एंटी उतरना है और पढ़ी लिखी होने के बावजूद जो अपनी दलील पेश करने वाली है उसको एक लॉजिक है, एक रैशनैलिटी के साथ उतरी है वो। और लेकिन विलन नहीं बनना है, अपना पक्ष रखना है लेकिन विलन नहीं बनना है। और बाद में एज एन एक्टर अगर आप आए हैं तो बहुत जल्दी टाइपकास्ट हो जाते हैं आप। वो हीरोइन करके काम करती हैं। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये फिल्म इसलिए करूंगी क्योंकि इस फिल्म का से मुझसे भी बड़ा है। क्या बात है। तो ऐसे सामाजिक सरोकार के साथ जो एक्टर होता है ना, वो कभी भी छोटा कलाकार नहीं होता है, वो बहुत बड़ा कलाकार होता है। तो वो इस बात का दुख जो था वो इस बात की खुशी ने भर दिया कि यामी ने ये रोल किया और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं लेखक और निर्देशक अमित राय से। विविध भारती के स्टूडियो में आज वो हमारे साथ हैं। अमित जी, आपके 2 लड़के हैं जी, और एक पिता होने के नाते, जैसे आपके पिताजी चाहते थे कि भाई साइंस और कॉमर्स पढ़ाया कि इस क्षेत्र में आओ, और ये एक अंधी गुफा है, नहीं मालूम आगे जाकर कोई रोशनी दिखती है या नहीं दिखती है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो आपके दोनों लड़के हैं वो इसी क्षेत्र में आए, आपको फॉलो करें, या आप चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट और भी बहुत कुछ क्षेत्र है जहां वो जाए? नहीं, जैसे डॉक्टर इंजीनियर आपने कहा, मैं एक्चुअली देखा था, मेरे 4 बच्चे हैं। पहली बेटी है जो मेरे भाई की, वो मुझे पापा ही कहती है जी। मेरे भाई की शादी मुझसे बहुत पहले हुई है। वो छोटे हैं आपसे? वो मेरे से छोटा है जी, 1 साल छोटा है मुझसे। तो लेकिन उसकी जो बेटी हुई है तो बराबर राइट टाइम पे हुई है। वो अभी सीए कर रही है और उसका बेटा भी सीए करना। तो उन दोनों को सीए करना वो मैंने ही तय किया। तो वो मैंने अपने बच्चों के लिए ही तय किया। मतलब मैं भी, देखिए मैं भी सोच रहा हूँ अपने पापा की तरह ही सोच रहा हूँ कि मैंने उनको हीरो हीरोइन बनाने का नहीं सोचा। मैंने बोला कि नहीं, तुम सीए करो, कॉमर्स करके सीए करो। मेरे भी दोनों बच्चे हैं, वो दोनों छोटे हैं, एक 7th में एक 9th में है। तो अभी मैंने उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं है। वो जो करना चाहते हैं, अभी वो 2 साल मिलिट्री स्कूल में रहे हैं। उन दोनों को 2 साल मिलिट्री स्कूल में रखा है मैंने। मैं जब अक्षय सर के साथ काम करना शुरू किया तो मैंने देखा डिसिप्लिन इतना अच्छा है। तो मैंने देखा कि भाई जीवन में अगर कुछ करना है तो डिसिप्लिन बहुत बड़ी जरूरी है। अक्षय कुमार से मैंने वो सबसे बड़ी चीज सीखी और मैंने उसी साल दोनों बच्चों को मिलिट्री स्कूल में डाला कि आप कम से कम डिसिप्लिन सीखो।
तो ये मैंने अभी कुछ तय नहीं किया है कि वो किस ओर जाएंगे। मेरे पापा ने मेरे लिए तय कर रखा था, मैं कहाँ गया उस ओर। नियति ने तो तय करना था, वो कह ही दिया। अगर इन्होंने कुछ करना होगा तो ये करेंगे ही, और अगर फिल्म लाइन में आना होगा तो फिर देखेंगे। अगर उनको जो एक संघर्ष होगा उनको करना ही तो होगा। आप साथ देंगे उनका? ऑफ बिल्कुल। कोर्स एज ए फादर तो आप साथ देंगे, लेकिन मैं उनका हाथ पकड़ के नहीं चलूंगा। मैं किसी का हाथ पकड़ के नहीं चलूंगा। ये बताइए कि रोड टू संगम जो थी, उसमें जो कलाकार थे, स्टार मैं नहीं कह सकती, लेकिन ओ माय गॉड 2 में तो अक्षय कुमार तो स्टार थे। नहीं, इसमें 2 स्टार हैं। जी, इसमें एक पंकज त्रिपाठी नाम का एक बड़ा स्टार है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। सामान्य जन भावना में देखेंगे तो बहुत बड़े स्टार हैं। और बहुत अच्छे कलाकार हैं। अच्छे मतलब हमारे यहाँ बहुत कहा ना, बहुत चॉइसेस बहुत कम है। तो जी, आपको अगर जी। ऐसा रोल करना हो जी। कि अगर परेश भाई नहीं कर रहे हो तो कौन करे, फिर पंकज त्रिपाठी हैं आपके पास। पंकज जी कैसे चिप इन हुए इसमें? पंकज जी शायद पहले वो काम करके आए थे एक फिल्म में अक्षय कुमार के साथ, तो वो जब बच्चन पांडे पांडे थी, शायद, शायद हाँ। हाँ। आखिर में उनका रोल था, मुझे याद है, मैंने ये फिल्म वो देखी है। टीचर बन के आते हैं शायद। वो टीचर भी नहीं थे, पता नहीं, लेकिन इस पूरी फिल्म में पंकज त्रिपाठी जी ने आखिर में आके जैसे जान डाल दी, और मुझे ये तो याद है। नहीं, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, और से अच्छे कलाकारों में बहुत अच्छे इंसान हैं वो। मतलब अगर आप पर्सनली उनको जानेंगे तो जितने अच्छे इंसान हैं उतने अच्छे पति हैं, उतने अच्छे पिता हैं, और उतने अच्छे मित्र भी हैं। मतलब मैं शुरू तो हुआ था डायरेक्टर एक्टर के रिलेशंस के साथ जी। लेकिन जब सफर पे चलना शुरू किया और आगे बढ़े तो पता चला कि बहुत ही मृदुल इंसान है अंदर से, और बहुत प्रेम का रिश्ता दोस्ती जैसा हो गया। और बहुत व्यस्त कलाकार भी और हैं। व्यस्त कलाकार भी हैं। नहीं, दोनों ही एक्टर, मतलब फॉर दैट मैटर चारों एक्टर मेरे फिल्म के जो हैं वो चारों स्तंभ हैं इस फिल्म के। मतलब पवन मल्होत्रा जिन्होंने जज प्ले किया, यामी गौतम जिन्होंने एंटी ये प्ले किया, और पंकज और अक्षय कुमार, ये सबने मिलके इस फिल्म को, एक्चुअली एक फिल्म मेरी है भी नहीं, ये फिल्म इन्हीं लोगों की है। इन्होंने अपने कंधे पे उठाया और इसको आगे लेके गए। मैंने कुछ लाइनें लिखी थी जो इन्होंने कही है। आप बहुत सहज हैं और बहुत हम्बल हैं अमित जी, लेकिन आपको ये भी पता है, आपने झेला है ये सब कुछ, कि इस फिल्म को लेने के लिए लोग नहीं तैयार थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये फिल्म इतनी पसंद की जाएगी। और हाँ, ये जरूर है कि अक्षय कुमार के प्रति आपकी जो कृतज्ञता है वो है अपनी जगह पे। इसी के साथ फिल्म रिलीज हुई थी गदर 2 जी। तो क्या कहीं आपके मन में ये भय था या कोई सोच थी कि गदर तो जो पहली वाली आई थी उसने भी धमाल मचाया था, और इसके साथ ये फिल्म आ रही है, तो देखिए गदर जब पहले आई थी, जब लगान के साथ आई जी। थी, उस टाइम भी वो एक हाहाकार था कि जो ट्रक भर भर के, और मैंने जी। पंजाब में देखा था लोग भर के फिल्म देखने आते थे। जी। गदर 2 जब आई थी, जब अनाउंसमेंट आई थी तो 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट आई थी, एनिमल की, हमारी फिल्म ओ माय गॉड 2 की, और गदर की। एनिमल बाद में 10-12 दिन बाद शायद उनका काम चल रहा था तो शायद वो बैकआउट कर गए, लेकिन फिर भी गदर 2 रुकी हुई थी। ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी प्रोड्यूसर्स ने लिया कि दिस इज द गुड डे and we should not go or shy away from releasing this film on the same day even if Gadar 2 is coming. मेरे मन में ये तो था तो कि भाई नहीं आते हैं साथ में, इससे बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। लेकिन उनको लगा कि यार बिजनेस हमने देखा ही कहाँ, हम तो ए सर्टिफिकेट के साथ उतर रहे हैं। गदर 2 तो यूए फिल्म है, वो तो परिवार देखने जाएगा, तो हमारा ऑडियंस अलग है। लेकिन गदर 2 के सामने खड़ा होना भी वो भगवान नहीं, वही वो दिए और तूफान जिससे था कि वो फिल्म अपनी कंटेंट के आधार पर खड़ी हो गई, और साथ में दोनों फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया। बिल्कुल, दोनों फिल्मों ने ही बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो जिंदगी कैसी पहेली लगती है आपको? बहुत कहते हैं उबड़ खाबड़ उल्टे सीधे रास्ते हैं, और अभी पहेली लगती है या लगता है नहीं जिंदगी यही है? देखिए जितना मुझे अभी तक समझ में आया है मेरी अल्प बुद्धि से और अपने एक्सपीरियंस से, मैं अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ, दोस्तों को, सबको पता है मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा है। मैं एक लाइन बोलता हूँ हमेशा कि दिस इज पिकनिक। हम सब यहाँ पिकनिक पे आए हैं, तो जैसे पिकनिक पे बिहेव करते हैं ना, हमें वैसे ही बिहेव करना है, मस्त होकर कि ये पिकनिक है, लेट्स एंजॉय इट। जैसे सवेरे जल्दी उठ जाओ, बड़ा पाव बना लो, पूरी सब्जी रख लो, 2-3 कपड़े बैग में डाल लो, बस में बैठो, गाते हुए जाओ, बीच पे जाओ, खेलो कूदो, शाम को खूब खेल कूद के आओ और थक के फिर सो जाओ। कभी ऐसा भी लगता है कि आपके आसपास जो लोग हैं या काम के वजह से जुड़े हुए दोस्त, तो आप बताएं कि आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, आपके संघर्ष के साथ ही रहे हैं, कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है या गलत समझा जा रहा है या आपको खीज होती होगी, कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है? नहीं, मेरे को अभी इन दिनों में ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, अपने ही रिश्तों में या दोस्ती में भी शायद अपनी ओर से तो नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि यार कहीं बड़ा आदमी तो नहीं हो गया। आमतौर पे सबसे बड़ा लाइन ये होता है, अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया। मैं अपने आप को बड़ा आदमी मानता ही नहीं, मैं हमेशा उनके लिए वैसा ही था, तभी तो उसकी खूबसूरती बनी रही है। मैं चाहता हूँ कि अभी भी तुम मुझे डांटो, मुझे बोलो, मैं गलत रहूँ तो मुझे बताओ, इस भय से मत बोलो कि
कोई बड़ा आदमी हो गया कि हमने उसको टीवी पे देखा, और तो इन लोगों का खुद का नजरिया बदल जाता है, तो वो मुझे बहुत खराब लगता है। वो नहीं बदलना चाहिए, भले वो भाई हो, बहन हो, दोस्त हो। तो आपके माध्यम से अगर किसी को इशारा समझा होगा, तो अगर वो समझ जाए तो भाई, अगर मैंने कभी कुछ जाने अनजाने में कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना भाई, कि रिश्ता बना रहेगा तो जीवन भी अच्छा रहेगा। जी, आपने अपने भाई का जिक्र किया जो आपसे छोटे हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा सहयोग और जो है साथ रहा है आपके जीवन में, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? भाई के बारे में मतलब बहुत छोटे में कह सकते हैं आप कि एक भाई आपको छोड़ जाता है तो आप सबसे शक्तिशाली राजा हैं रावण होकर, फिर भी आप हार जाते हैं। और एक भाई निशस्त्र होकर आपके साथ लक्ष्मण के रूप में खड़ा होता है तो आप बगैर किसी के भी युद्ध जीत सकते हैं। मेरा भाई कुल्हाड़ी के लकड़ी का वो बड़ा हिस्सा है जिसने इस धार वाले लोहे को थामे रखा। इस जीवन में तो उसका देना नहीं दे सकते। कितने छोटे हैं वो आपसे? वो एक्चुअली है छोटा, लेकिन मुझसे बड़ा है। वो है मुझसे 1 साल छोटा, लेकिन सब कुछ उसने जीवन जी में। जी, क्योंकि मैंने वो वाकया मुझे याद है जब फ्रांस में, पेरिस में आपको अवार्ड दिया जा रहा था जी और आप अपने भाई को उस वक्त याद कर रहे थे। हाँ, मुझे लगा था कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वो पासपोर्ट मेरा है, लेकिन ये बनाया किसी और ने है। ऐसा मुझे हमेशा ही लगता है। जब भी मैं हमेशा अपने आप को एक ऐसी किताब मान रहा हूँ जिसका फ्रंट कवर मेरे चेहरे का है, लेकिन अंदर जितने चैप्टर हैं वो कभी कोई दोस्त, जैसे मैंने शामपत के लिए कहा, प्रशांत है। शामपत जी की बात पे मुझे याद आया कि उन्होंने आपको एक बार 51 रुपए आपके हाथ में जी, रखे अभी थे। एक फिल्म देखी तो उसमें एक था ना कि अगर आप केस जीतते हैं तो 11, 21, 51 रुपए आप कांति शरण मुदगल को दो। हाँ तो बोला मेरे आज जेब में मैंने पैसा हाथ डाला तो मेरे पास सिर्फ 51 रुपया ही है, बहुत हाँ, लकीली। जी तो मैंने बोला दे दे भाई, मैं इसको वो पिक्चर के फोटो के साथ रख दूंगा। जी। फिर वो चैप्टर में, जैसे शामपत का एक चैप्टर है, वैसे कई दोस्तों के चैप्टर जिन्होंने हर जगह जगह पे मुझको संभाले रखा, जो आज यहाँ तक चल के आए। जी, लोकल्स के बारे में भी आपने कहा था कि आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। और क्या लोकल की जिंदगी पर जो लोग वहाँ सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, कभी जहन में आएगा उस पर फिल्म बनाने की? फिल्में तो एक आध नहीं, बनी मेरी हैं। कहानी में जो पात्र आते हैं मुझे लगता है वो सब लोकल में से ही निकल के आए होंगे, जिनको देखा है आपने, जिनको जानते हैं आप, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानी के साथ लोकल में चढ़ते रहे, उतरते रहे, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, स्टेशन हो। मुझे लगता है इन्हीं लोगों ने सिखाया है आपको जो भी सिखाया है। लोग किताबें पढ़ते हैं, मैंने लोगों को पढ़ा है बहुत, तो मुझे पता, जब मैं आमतौर पर 2 लोग बात करते हैं तो मुझे समझ में आता रहता है कि क्या बात करते होंगे। तो उस कल्पना के विश्व में जाने की जो विधा है मुझे लोगों ने ही दी है। लोकल तो सही में मेरा बस चले तो मैं सारा पुरस्कार लोकल के आगे वाले इंजन पे जाके चढ़ा दूं कि भाई ये सब तेरा है जो तूने दिया है। आपने कहा आप लोगों को पढ़ते हैं, जी। तो लोगों को जब पढ़ते हैं तो उसमें कौन सी बात है लोगों की जो आपको अच्छी नहीं लगती और आपको लगता है कि नहीं, काश ऐसा नहीं होता? क्योंकि हम इंसान बहुत तरह के, जिसे कहते हैं, सम्मिश्रण होते हैं बहुत सी चीजों का। तो एक इंसान होने के नाते, और आप एक बहुत ही भावुक इंसान हैं, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी आपकी आंखें नम हो गई थी भाई का जिक्र आने से, और आप दोस्तों के भी बहुत करीब हैं, तो कुछ देखिए तो ऐसा कैसा मुझे होता लगता है होगा। ना कि दो, जो मुझे समझ में आता है, फिर मैं अपनी अल्प बुद्धि से ही कहूंगा, 2 व्यक्ति के बीच में जो सबसे बड़ा धागा है ना, वो है संवाद का धागा, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कम्युनिकेशन का धागा जो है, जब कच्चा होता है, आप बोल रहे हैं, सामने का सुन ही नहीं रहा, वो बोल रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं लेकिन समझ ही नहीं रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है। ये जब कच्चा होता जाएगा तब रिश्ता टूटता जाता है। 2 व्यक्तियों के बीच में रिश्ता मजबूत होने के लिए संवाद का होना बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्ता तभी मरता है जब आपका संवाद मर जाता है। मैं देखता हूँ एक जगह रहकर भी 2 लोग कभी कभी बगैर संवाद के भी जीवन चला लेते हैं, फिर भी उनमें एक संवाद होता रहता है जो न कहते हुए हो रहा है। ये बहुत जरूरी है कि आप जो कह रहे हैं, जो सुना जा रहा है, वो उसके इंद्रियों तक पहुंचा हो। और अगर आपने वो इंटेंट में बेईमानी नहीं रखी होगी और आपने बड़े दिल से कहा होगा कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने ऐसा मनुष्य बनाया नहीं है जिसको ये सुन के समझ में ना आया। बिल्कुल सही। अब देखिए, रोड टू संगम में भी संवाद नहीं चाह रहे थे, आपस की खींच थी। मैंने वो फिल्म देखी है, बेहतरीन फिल्म थी वो। संवाद नहीं चाह रहे थे, बड़ी मुश्किल से संवाद वहाँ शुरू होता है। और यहाँ भी ओ माय गॉड 2 में भी पेरेंट्स के बीच में, मतलब बच्चों के साथ एक संवाद कि वो खुलकर अपनी बात अपने पिता से या माँ से कर सके। तो क्या ये वजह बहुत ये एनालिसिस आपने किया है, मैंने तो नहीं किया है। अभी आपने कहा तो मुझे जी, ध्यान आ रहा है जी, कि बिल्कुल। ये संवाद, हाँ मुझे लगता है कि संवाद इसीलिए टूल हो जाता है कि आप, हमारे देश में ऐसा है कि ना, आपका लैपटॉप भी आपसे बात करता है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है। एक संवाद है ना, एक मृत चीज से भी, मतलब एक मटेरियलिस्टिक चीज से भी, वो आपका जिंदा संवाद है, उसका होना बहुत जरूरी है। और जब वो संवाद होगा ना तो वो इमोशन जरूर इवोक करेगा।
इसके लिए बेहद जरूरी है कि व्यक्ति के बीच में वो इमोशन पैदा करने के लिए संवाद का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कहानी ने वही संवाद लाया है। बिल्कुल। ओ माय गॉड 2 हो या जैसे भी आपने कहा। जी जी जी, आपने कम से कम जो मैंने सुना है कि 4-5 स्क्रिप्ट्स आपके पास तैयार हैं। जी तो क्या एक स्क्रिप्ट लेकर आप पहले लोगों तक अप्रोच करते हैं और फिर जब उसका कोई बायर या टेकर हो जाता है तब आप दूसरी स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, या ये आपके पास स्क्रिप्ट्स तैयार है तो आप एक साथ उनके लिए कोशिश नहीं करते? कोशिश तो एक साथ चलती रहती है। कब कौन सी, क्योंकि यहाँ एक्टर्स जी में लिमिटेड है, तो आपको जो पहले मिल जाए जिसके साथ काम करना हो आपने, तो कहानी मेरे पास है वो लेकर मैं लोगों तक चलता रहता हूँ। जो कहानी पहले आ जाएगी वो करेंगे। अभी तो महाराज के लिए कर रहे हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर फिल्म है। अभी देखते हैं वो पहले होती है तो शायद वो पहले शुरू करेंगे। जी, तो ये तो हिस्टोरिकल फिल्म आप बनाने जा रहे जी, ये ऐतिहासिक फिल्म है लेकिन बायोग्राफी नहीं है। और उनके जीवन काल का एक 90-100 दिन की एक घटना है जो थ्रिल के रूप में है और कमाल की घटना है, जो लोगों ने अभी तक इतिहास ने उसको वो दखल नहीं दी जो मैं देने जा रहा हूँ। अच्छा, वो उसका एक एक नई चीज सामने आएगी और शायद हो सकता है कि जब सामने आएगी तो हमें पता चलेगा कि हमें अपने इतिहास को क्यों संरक्षित करके रखना चाहिए आने वाली सभ्यता, आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो क्योंकि पूरा जीवन महाराज का स्वराज्य के लड़ते झगड़ते गया है। ये मुभा, या जिसको मराठी वर्ड है मुभा, ये फैसिलिटी उन लोगों के पास होती है जो आराम से बैठते हैं और 4 लोगों से लिखवाते हैं। और जो इतिहास लिखवाते हैं वो ताकतवर होते हैं, वो अपने हिसाब से इतिहास लिखवाते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि हमारा इतिहास हमने तो लिखा ही नहीं है। शिकारी जब इतिहास लिखता है तो अलग इतिहास है, और शिकार जो होता है जब इतिहास लिखेगा तो वो अलग इतिहास होगा। शिकार जब इतिहास लिखेगा तो बोलेगा कि जब मैं अंधेरे में पानी पीने गया था छुप के मुझे मारा। शिकारी ये बोलता है ओ मैदान में चल रहा था, हमने यहाँ से मारा और वो मर गया। तो इतिहास का भी पीओवी अलग अलग होता है। तो जो जीवन भर संघर्ष करके जिसने अपनी बाउंड्री सेव करके रखी, वो इतिहास जानना बहुत जरूरी है। यानी कि इस फिल्म में भी जो फिल्म आपने बताया अभी शिवाजी महाराज पे आएगी, वो बिल्कुल उसमें भी अमित राय का स्टैम्प होगा, बिल्कुल अलग चीज देखने को। जी, वो तो देखिए, आप काम जब करेंगे तो जैसे किशोर साहब गाएंगे तो उनकी आवाज, उनकी एक शैली है, मन्ना डे गाएंगे उनकी एक शैली है। हर एक जो कलाकार होता है वो अपनी एक सिग्नेचर के साथ तो आता ही है। आई डोंट नो व्हाट वुड बी माय सिग्नेचर ऑन इट, लेकिन मैं कोशिश तो ये करूंगा कि लोग उसे पसंद करें। जी, और क्या कहानियां, अगर आप मतलब सब सामाजिक जो इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, उस पर ही हैं, या डियर जस्सी की तरह कुछ रोमांस भी हमें देखने को मिलेगा? 2 रोमांटिक कहानियां हैं वो जो इस पे काम करके रखा हुआ है। मेरा डॉगी पे एक कहानी लिख रखी है जो बहुत ही मार्मिक कहानी है। जी, वो ऐसे आसाम और बिहार में घटना घटती है, ऐसे 2 डॉग्स पे अलग अलग कहानियां हैं, तो वो भी ऐसी कहानी लिख रखी है। तो जो पसंद आती है उसके हिसाब से आगे जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में है लेखक और निर्देशक अमित राय, और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं उनकी इस यात्रा के बारे में, फिल्मी यात्रा, जीवन की यात्रा। अमित जी, आपने बताया कि आपकी जिंदगी में दोस्त जो हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं और बहुत साथ दिया है उन्होंने आपका। दोस्ती को कैसे डिफाइन करेंगे आप, और आप दोस्ती निभाने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने तो सहयोग दिया जैसा आपने बताया? नहीं, दोस्ती देखिए, दोस्त कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए होता है। जैसे मुझे कहेंगे, मैं जानता हूँ अपने दोस्तों को, वो मेरे से एक्सपेक्टेशन में कुछ नहीं रखते वो, लेकिन हर एक पड़ाव पे मेरे लिए देखा जाए तो एक एक दोस्तों का मैं नाम के साथ बोलूंगा अभी अगर कहूंगा तो, कि ये कैसे दोस्त हैं। मतलब ये प्रोफेशनल तो हैं लेकिन फिर भी दोस्त हैं। प्रोफेशनल है मतलब क्या होता है, कुछ आपके ना दोस्त काम पे बनते हैं, मतलब फिल्में करने जाते हैं फिर आपके दोस्त हो जाते हैं। तो उनके दोस्ती यही है कि आप काम करते हैं इसलिए दोस्त हैं वो। तो उसका बड़ा वाटर टाइट कंपार्टमेंट जैसा है कि वो दोस्त है तो फिर काम कर रहे हैं साथ में, दोस्त कैसे हुए, वो प्रोफेशनल हो जाता है बहुत। लेकिन मेरा ऐसा है कि वो कंपार्टमेंट ही टूट जाता है। मतलब शुरू से अगर यहाँ तक देखा जाए तो जैसे कमल मेरा एक दोस्त है, वो साथ में मेरे पढ़ा है कॉलेज में। धनु मेरा एक दोस्त है। अब वो दोनों फिल्म लाइन के नहीं है लेकिन मेरी फिल्मों के पर वो बात कर सकते हैं। वो जो आपको दृष्टि देते हैं, और मेरा भाई है वो फिल्म लाइन में नहीं है, लेकिन वो जो आप दृष्टि देते हैं, मेरी वाइफ है वो फिल्म लाइन में नहीं है, वो जो मुझे बताती है कहानी के बारे में सुनने के बाद वो फीडबैक देती है, वो अलग रहता है। मेरी बहन है। तो ये जो लोग हैं ये आपके दोस्ती की कैटेगरी में ही आते हैं। अब दोस्त, हर रिलेशनशिप की जो बुनियाद होती है, मुझे हमेशा लगता है कि वो दोस्ती ही होती है। अभी मेरे दोस्त हैं, एक एनडीटीवी में है तो प्रशांत करके, एक दैनिक जागरण में भी प्रशांत है। अब ये दोनों जो हैं ये व्यावसायिक स्तर पर एक मीडिया में है और एक पेपर जर्नलिज्म में है, और कभी ना कभी मेरा वास्ता उनसे पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो मुझको जब जानते थे तो रोड टू संगम से जानते थे, बाद में वो आइडेंटिटी माइनस हो गई। और फिर जब भी मेरा ऐसा क्षण हो, जो उदासी का क्षण हो या आप डिप्रेस हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो उन्होंने जो सलाह, सीख या मदद दी होगी वो करोड़ों रुपए के मोल से ऊपर है। जी। अभी एक मेरे मित्र हैं, वो केतन मारू हैं, वो शिव मारू के
कंपनी में है। अब वो देखे जाए तो प्रोड्यूसर हैं, लेकिन वो ऐसे दोस्त हैं कि जिन्होंने हर तरह से मदद की है, और वो कभी भी हाथ देते हैं, ऐसे हाथ देते हैं जैसे वो दोस्ती का हाथ होता है, वो किसी व्यापारिक या व्यावसायिक स्तर का हाथ नहीं होता। मेरे जो प्रोड्यूसर ओ माय गॉड 2 के अश्विन वर्दे हैं, राजेश बहलिया, विपुल शाह भी हैं, डी शाह जी हैं, ये लोग भी आए थे ऐसे ही कि जो प्रोड्यूस करने आए थे, लेकिन वो ऐसे हो जाता है रिश्ता बाद में दोस्ती का कि जब वो साथ में चलने लगे तो वो ऐसे चलने लगे कि हाँ आपके साथ वो दोस्तों की तरह चल रहे हैं। तभी ये फिल्म ऐसी बनी हुई है। जी, संदेश शांडिल्य जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो मेरे को मिले थे मेरी पहली फिल्म में। उन्होंने उनकी background- लड़की भी बहुत अच्छा गाती है और उन्होंने ओ माय गॉड 2 में भी गाया या है। उन्होंने म्यूजिक दिया है वो। तो अब वो मैं जब उनको पहले मिला तो वो बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो मैं ऐसे मिला था जैसे कोई एक फिल्म लेके गया आपके पास कि फिल्म का म्यूजिक कर दीजिए, लेकिन वो आइडेंटिटी माइनस हो गई। वो ऐसे दोस्त हो गए कि फिर वो साथ में चलने लगे, वो दोस्तों की तरह। तो आप देखिए ना, जो आपकी ब्रिगेड तैयार हुई। फिर मेरे एडिटर दोस्त हैं, उनकी वाइफ हैं स्वाति सुवीर है, वो मेरे भाई जैसा एकदम, मतलब वो ऐसा दिन का एक क्षण नहीं होता जो उसको पता नहीं था, मुझे उसका पता नहीं होता। अब वो है एडिटर, लेकिन जब वो रूम में आता है तो बहुत झगड़ता है। लेकिन अभी ये लोग ऐसे हैं, अब आपको पता चलता है कि एक्चुअली ये बेसिकली जिस मैदे या आटे के लोंदे से बने हैं जी, वो दोस्ती का लोई है। वो जब पकता है ना, तो भले वो व्यावसायिक स्तर पर कुछ और हो उसका ये, लेकिन वो काम करते हैं दोस्तों की तरह। बहुत बढ़िया। तो इन दोस्तों से मिलने का वक्त मिलता है, क्योंकि अभी आप बहुत देखिए व्यस्त। काम में ये लोग हैं मेरे साथ। हमारे साउंड डिजाइनर है वो भी हमारे सुभाष साहू जी हैं, वो भी हमारे अच्छे दोस्त। ये सब जितने लोग हैं ना, ये क्योंकि काम में मिलते ही है, तो आपको दोनों ऊर्जा मिल जाती है, दोस्ती की ऊर्जा भी मिल जाती है क्या बात है। और साथ में आपको काम की ऊर्जा भी मिल जाती है। मेरे जो एक्टर दोस्त भी हैं, जैसे भी मैंने पंकज जी का जिक्र किया, वैसे पवन मल्होत्रा भी हैं, तो वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो पहले वो आए थे मेरे फिल्म में एक्टिंग करते हुए। ओम जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, परेश भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैं ऐसा कहता है नहीं कि हमारा रिश्ता जो है वो व्यवसायिक या व्यापारिक स्तर पर एक्टर और डायरेक्टर का है। वो मेरा रिश्ता दोस्ती जैसा हो जाता है कि आप साथ में चलते हैं और फिर वो वैसे ही बन जाता है दोस्ती। बहुत बढ़िया। आपने बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनवाए हैं अमित जी। गाने का भी शौक रखते हैं क्या? मैं मुझे गुनगुनाता पता हूँ, तो है कि आप नहीं, गाते नहीं, हैं। मैं गुनगुनाता हूँ, गाता नहीं। मैं कोई गायक नहीं, मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है, जी, तो बस गुनगुनाता हूँ तो मैं। हमें कुछ गुनगुना के सुना देना। मैं कोशिश करता हूँ जरूर। जी। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ये तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं, सांसों की लय मध्यम चले तो से कहें बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। अमित जी, कहानी आपकी होती है तो क्या कास्ट भी आप ही तय करते हैं? क्योंकि कहानी आपकी, पात्र आपके, तो आपकी कल्पना में वो पात्र हैं, तो क्या आप तय करते हैं कि कौन होगा या आप किसको रखेंगे उस पर्टिकुलर रोल के लिए? क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी होते हैं, जो मैंने सुना है। ये नई विधा तो हो गई है, लेकिन क्या है, कास्टिंग आप जब लिखते हैं तो आपके जहन में एक एक्टर चलता जरूर है, लेकिन ये भी एक बहुत कमाल का मीडियम हो गया कि उनके पास इतना डेटाबेस होता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा एल्बम होता है जिसमें उनके पास एक्टर्स होते हैं जी। और अभी एक नए जो एक्टरों की पौध आई है वो इन लोगों की वजह से है, जिसमें मुकेश छाबरा या इन लोगों ने जो काम किया, कास्टिंग बे वाले काम करते हैं, जी। इंदु शर्मा करती हैं, उन्होंने मेरी फिल्म की ओ माय गॉड 2 के लिए कास्टिंग की है, वो भी अच्छी दोस्त है। तो ये जितने लोग हैं, ये जितना काम करते हैं ये लोग, आप देखेंगे एक नए एक्टर्स को ये लोग आगे लेके आए। ये अभी तो 50-50 हो गया है कि आप एक काम करते हैं, आप अपना एक डेटा देते हैं, मुझे ये एक्टर अच्छा लगता है, तो साथ में फिर दूसरे एक्टरों की भी लिस्ट आती है जो उनके पास से आती है, उनमें भी बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। जी। तो आमतौर पर हम कास्टिंग मिलजुला के ही कर लेते हैं। अच्छा, मिलजुला के कर लेते हैं, मतलब लेकिन मेन जो लीड होते हैं वो आप तय हाँ, कर आप लेते देखिए हैं। वो आपको एक मार्केट देखकर भी आप चलते हैं, मार्केट देखकर कि हाँ इसमें एक्टर कौन सा लगेगा, तो आपकी इच्छा तो होती है जो आपके विश लिस्ट में जो सबसे बेस्ट एक्टर वो आए, तो वो जद्दोजहद तो है, चलती रहती। आप जब फिल्में देखते थे जब छोटे थे, और आपने बताया कि ऐसे ऐसे घर में टेलीविजन आया था, तो आप किन कलाकारों को, किन अभिनेताओं को या अभिनेत्रियों को बहुत ज्यादा पसंद करते थे? ये मेरी लिस्ट तो बहुत अच्छी है, मतलब ऑफ कोर्स उसमें दिलीप साहब, बच्चन साहब तो हैं ही हैं, बलराज साहनी है, मोतीलाल जी हैं,
राज कपूर साहब हैं। और एक्ट्रेस में तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, नूतन जी से लेकर जूही चावला तक, और अभी यामी गौतम ऑफ कोर्स उसमें है। फिर अभी किसी की पार्शलिटी नहीं कर सकते, लेकिन एक्ट्रेसेस हमारे पास बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत कमाल की एक्ट्रेसेस हैं। मतलब कंगना रनावत हैं जिन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम करती हैं। रिसेंट में मुझे जो बहुत ज्यादा इंप्रेस करती हैं वो आलिया भट्ट हैं। उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं लुक फॉरवर्ड टू ये काम हो। अनन्या पांडे हैं, जो मैंने उनका एक दो काम, जब ये हाल में ये कहाँ आ गया, हम एक फिल्म नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनाई, उसमें बहुत अच्छा सुंदर स्टोरी काम, बहुत अच्छी बहुत थी। सुंदर काम किया उन्होंने जी। तो मुझे हमेशा ही ये लोग इम्प्रेस करते रहे हैं। मुझे अगर पर्सनली अगर किसी को फिर से पीछे टाइम में जाके करने को कहेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं हमेशा चाहता था कि संजीव कुमार या किशोर कुमार, ये एक्टर हम लोग तो अभी नहीं काम कर सकते उनके साथ, लेकिन इच्छा बच्चन साहब के साथ काम करने की बहुत है कि बच्चन साहब काम करें साथ में, और कहानी उनके लिए वो ऐसी हो जिसमें, क्योंकि वो तो बच्चन जी का कौन सा अभिनय, क्योंकि उन्होंने हर तरह के रोल किए, चाहे वो पा हो, ब्लैक हो, जंजीर हो, या फिर मतलब डॉन हो, बहुत या वर्सटाइल। आप दीवार देखिए हो। कल की अगर फिल्म देखा जाए ना, अगर जी। आप कल की का मैंने जो फिर भी से जिक्र latest किया, आई। उस फिल्म का कोई स्टार है तो वो श्री अमिताभ बच्चन जी, जी। जिस तरह का उन्होंने काम किया है। और उनका पसंदीदा काम अगर मुझको आप पूछेंगे ना, तो उन्होंने एक शेखर नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया मिली में। मिली एक्चुअली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, जी। लेकिन ऐसी फिल्म में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, आप देखिए वो उनके श्रेष्ठ कामों में से। मुझे मालूम वो उसको कैसे देखते हैं, लेकिन मुझे पता है कि शेखर कैरेक्टर का नाम भी याद है जी। जी। जो अमिताभ बच्चन जी ने प्ले किया, वो कमाल का काम। फिर मुझे एक एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, वो धानुष हैं, धानुष साउथ के जो हैं, विजय सेतुपति एक एक्टर हैं जिनका काम मैंने सारा देखा हुआ है। मतलब ये रेंज ऑफ एक्टर्स हैं जो हमारे इस तरफ से उस तरफ काम कर रहे हैं। और कमल हसन जी हैं, विक्रम है, मतलब अभी इधर इस ब्रीड में आप देखेंगे तो रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर बेहतरीन और विकी कौशल, मतलब ये लोग भी ऐसे दमदार एक्टर हैं। अब मसान जैसी फिल्म जो थी, हाँ, विकी कौशल ने बहुत सुंदर काम किया उन्होंने उसमें। आपको कभी एक्टिंग की तरफ रुझान नहीं हुआ? क्योंकि आप मैंने थिएटर से पास आउट मैंने इवैल्यूएशन मेरी एक्टिंग पे ही था मुझे, फिर लेकिन मुझे लगा कि एक तरफ फोकस रखना मेरे लिए ज्यादा ये था कि लिख भी मेरा था, डायरेक्ट भी मैं कर रहा हूँ। बाद में फिर वो अपने मन मियां मिट्ठू की सब कुछ, राम नारायण नहीं, हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, राज कपूर ही सबसे बड़े उदाहरण हैं कि उनकी फिल्में वो डायरेक्ट भी करते थे, वो काम भी करते थे। तो अब वो चलन गुरुदत्त हैं, कर सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छे एक्टर डायरेक्टर हैं। मुझे लगता था कि मेरा फोकस इतना वेवलेंथ नहीं है, मेरा बैंडविड्थ नहीं है। अब मैं करूंगा एक्टिंग तो शायद ऐसे एक जगह करूं जहां मैं कुछ ना कर रहा हूँ, सिर्फ वो चरित्र प्ले करूं मैं, और फिर वो अपनी तन्मयता से करूंगा मैं। तो नाटकों में मैंने जो रोल किया, मतलब है अभिनय की तरफ रुझान है। जो भी एक्टर होगा, ये अगर इस क्षेत्र में होगा तो उसको अभिनय से हमेशा प्रेम रहा होगा, वो हमेशा करना चाहता होगा अभिनय। तो मुझे चरित्र बहुत इंटरेस्टिंग हो तो जरूर करने का मन करेगा। इंटरेस्टिंग आप किसको कहते हैं? देखिए, जैसे मेरे लिए अब तक जो मैंने एक रोल किया था वो आषाढ़ के एक दिन नाटक में विलोम का एक चरित्र, विलोम मैं प्ले करता था। मेरे एक मित्र हैं विजय मिश्रा करके, वो कालिदास प्ले करते थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो वो चरित्र जब हम दोनों ने प्ले किया था, मुझे आज भी वो भूलता नहीं। मैंने अपने घर में फोटो लगा रखा है हम दोनों का, अच्छा, जो प्ले करते हुए, कि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो चरित्र बहुत सुंदर चरित्र, वो क्या आपको वो रुझना चाहिए, दिल में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये काम करने जैसा हो, मतलब। तो दैट इज वेरी। तो चलिए, इंतजार है कि कोई ऐसा रोल हो आप आएगा। खुद ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुद एक लेखक हैं, तो जिस तरह का चरित्र आपको पसंद है, कैरेक्टर आपको पसंद है, आप तो खुद लिख सकते हैं। हाँ, बेशक लिख सकते हैं, फिर बाद में कोई और अच्छा एक्टर दिखने लग जाता है मुझे उसमें। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता कि है मुझसे अच्छा करेगा ये। हाँ, मुझे अगर मैं कोई रोल यहाँ करना चाहूँ, आपके जो एक आत्मविश्वास है उसकी कमी नजर आ रही है मुझे। नहीं, आत्मविश्वास की कमी नहीं है, से भरे हुए हैं। नहीं, उदारता से भरा हूँ शायद मैं। अच्छा, अगर वो बोलेंगे नहीं चलो देखते हैं कैसे करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। मुझे ये कभी चैलेंज अगर कोई थ्रो करता है तो मैं उठाने में कभी हिचकिचाता नहीं कि हाँ करके दिखाना है, करके दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जो टैलेंट है, जैसे कोई कहानी अगर लिखी है और मुझे सामने दिख रहा हो कि हाँ ये विजय सेतुपति अगर अच्छा कर रहा है, तो मैं वो अटेम्प्ट नहीं करने जाऊंगा कि मेरे को वो अच्छा करना है। जी जी वो जी। क्यों करूंगा मैं। और अब बात कर लूं अगर आपसे संगीतकारों की, तो जी, आपने सलील चौधरी की बात की थी। सलील चौधरी मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं। आर.डी. बर्मन है, संदेश अंडेलिया मुझे बहुत अच्छा नए, लगता है। जी जी, उनका संगीत, अमित त्रिवेदी का म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कल्याण जी आनंद जी बहुत अच्छे लगे। लेकिन देखिए, मुझे लगता है ना, म्यूजिक का सबका अपना अपना एक शैली है, अपनी अपनी शैली से उन्होंने काम किया है। और आप जिस उम्र में पल के बढ़ते आते रहते हैं, वो आपको लोग इम्प्रेस करते रहते हैं। और फिर जिनको आपने पहले सुन रखा है, जैसे मुझे कई लोग, तलत महमूद साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मतलब। लेकिन मैं जब पैदा हूँ, तलत महमूद साहब का कोई गाना नहीं था, लेकिन आज अगर मुझे कोई फट से
बोलता है गाना तो मेरे को तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं नहीं बनती। बनती। मतलब ये पहला गाना मेरे मुंह में आ जाएगा। तो ऐसे लगता है कि हाँ, ये आपको ना आवाज, किशोर दा की आवाज है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज, मुकेश साहब की आवाज, शैलेंद्र, एक अगर मैं विशेष रूप से अंडरलाइन करना चाहूंगा कि अगर आपको एनरिच होना है, अगर आपको इस क्षेत्र में आकर कुछ सीखना या कुछ करना है, 2 लोगों को आप अवश्य पढ़ें, एक शैलेंद्र और एक साहिर लुधियानवी। इन दोनों को पढ़े बगैर मैं नहीं जानता, या मुझे विश्वास है कि आप यहाँ तैर पाएंगे। ये बिल्कुल पानी में उतरना है आपको, और आपको कोई फ्रंट स्ट्रोक भी नहीं आता, बैक स्ट्रोक भी नहीं आता, कोई स्विमिंग ही नहीं आती। आपको जानना ही होगा कि ये 2 लिरिक राइटर कौन हैं जिन्होंने फिल्मों के लिए लिखा है। पूरी जीवन का फलसफा, फिलॉसफी, इमोशन कैसे पोर्ट्रे करना है, चरित्र कैसे कानों में दिखेगा, ये दोनों गायकों के लाइनों में मैंने फिल्में देख ली हैं। मेरे दोनों पसंदीदा लिरिक राइटर रहे हैं और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आपकी जो आने वाली फिल्में होंगी, आपको लगता है कि जिस तरह की सोच, जिस तरह का लिरिक्स या जिस तरह का संगीत था, वो आज की फिल्मों में, आपकी फिल्में थोड़ी अलग होती हैं जो अब तक आई हैं, तो वो बिफिटिंग होंगे? कोशिश है, जो कहानी एक है उसमें ऐसा स्कोप तो है, वो म्यूजिक से भरी हुई है। वो पहला मेरा एक्सपेरिमेंट भी होगा और पहला अपनी तरह से कोशिश भी होगी ये कि वो म्यूजिक फिर से सुनाई दे। तो मैं तैयारी तो कर रहा हूँ। तो रील बैक होगा, करेंगे? आप देखेंगे वो गाना बहुत आपको पसंद आएगा। जी जी जी। 3 गाने तैयार कर लिए हैं। अच्छा, तो अच्छा, अब आपने कहा कि आपको गुनगुनाने का शौक है, तो गीत मतलब गाने का आप बहुत कुछ, मुझे लगता है थोड़ा सा स्पोर्ट्स से भी जुड़े होंगे, क्योंकि अभी आपने बड़े अच्छे से फ्रंट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक की बात की, स्विमिंग की, तो खेलों में रुचि थी या और क्या रुचि थी इसके अलावा? ये तो आपका पैशन रहा है, मुझे लगता है, जो अब एज अ प्रोफेशन भी हो गया, फिल्में बनाना, फिल्मों के लिए लिखना और बाकी चीजें। मुझे ना एक स्पोर्ट हमेशा ही बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि मुझे लगता था इसमें अकेले खेल रहा है एक आदमी। मैंने वो बहुत फॉलो किया अभी तक। मतलब फेडरर अभी जब रिटायर हुए हैं, क्या बात है। तो सबसे ज्यादा दुख मुझे हुआ कि वो जा रहे हैं। तो मतलब महेश भूपति से लेके, मतलब उस समय से लिएंडर पेस और स्टेफी ग्राफ थी। वो स्टेफी ग्राफ सुंदर भी बहुत थी। वो हम लोग के उस टाइम कॉलेज के टाइम पे क्रश हुआ करते थे, मतलब। जी जी। तो ये लोग जो आए थे, तो मुझे ये स्पोर्ट्स बहुत अट्रैक्ट करता। और जब पहला मैं डीकैथलॉन में गया खरीदने के लिए, तो मैंने सबसे पहले वो टेनिस का बैट ही लिया। मुझे लगा कि ये मैं कभी खेल नहीं पाया था, क्योंकि वो अमीरों का खेल हुआ करता, कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्रिकेट खेलते थे ना टेनिस बॉल से और बैट बॉल से, वही हमारा खेल रहा है। लेकिन ये खेल मुझे हमेशा आकर्षित करता। तो आप टेनिस फॉलो करते हैं? जी, अभी फॉलो करते तो हैं। जब फेडरर को नडाल ने हराया, तो उस मैं वक्त उस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। दोनों को बहुत प्यार करता हूँ मैं। जी जी लेकिन एक जो सबसे लंबा गेम चला, वो इतने लंबे तक सेट तक, वो कमाल का खेल था। उस दिन किसी की जीत, किसी की हार नहीं हुई है। उस दिन टेनिस जीता है, क्योंकि आप दो भगवानों को खेलते देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको। तो वो तो बहुत अद्भुत क्षण रहा है। और कमाल की बात है, ये भी मेरे भाई को भी टेनिस बहुत अच्छा लगता है। हम दोनों को टेनिस बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों हम लोग को टेनिस क्यों अच्छा लगता है, लेकिन हमको टेनिस बहुत अच्छा लगता है। नहीं, खेल है और आकर्षित बिल्कुल कर सकता है। तो मतलब अपनी फिल्मों के अलावा, लिखने पढ़ने के अलावा, आपको खेलों में रुचि है? जी, मैं ग्राउंड पे तो मेरा बहुत जोर रहा है हमेशा। मैं बच्चों को अभी भी घर पे वीडियो गेम नहीं खेलने देता, कि बाहर जाओ खेलो। घुटने पे मार अब बच्चों के लगते नहीं। हमारे दोनों घुटने पे इतने मार लगे हुए हैं। अभी इस उम्र के, इस जनरेशन के बच्चों के घुटने पे मार देखा नहीं मैंने। वो मार लगा होता है तो आपको पता चलता है जीवन में फिर से गिर के कैसे खड़ा होना होता है। स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ देता है। बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स आपको खड़ा करना सिखाता आप बाहर पहली बार कब गए, अवार्ड लेने या उससे पहले भी? है। मैं बाहर पहले फिल्म लेकर ही गया, रूट टू संगम। जी। वो कान फिल्म फेस्टिवल गया था मैं। और फिर जर्मनी गया। तो मैं बाहर फिल्म के साथ ही गया, मैं घूमने नहीं गया कभी। ऐसा शौक नहीं है कि कभी परिवार के साथ बाहर जाएं घूमने? अवार्ड लेने तो आप जाते रहते हैं। पता नहीं, बहुत ज्यादा फोकस कामों पे ही रहा है। अभी बीवी याद आ रही है, जो बहुत बोलती है कि हम बाहर चले। तो चलिए, इस भेंट वार्ता का ये तो हुआ कि आपको ये ख्याल आ रहा है कि वो नहीं, कहती उसने बेचारी ने बहुत सफर किया है। मेरे बीवी बच्चों ने बहुत सफर किया कि काम के चक्कर में मैंने हमेशा उनको रौंदा है, हमेशा साइडलाइन रखा है। लेकिन चलो, अच्छा है कि आपका साथी आपके साथ खड़ा हो हाथ पकड़ के, तो बहुत बड़ी बात तो होती है। इसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? नहीं, इसकी भरपाई तो वो समय नहीं दे सकता जो समय चला गया। लेकिन कोशिश ये रहती है कि उसके आने वाला वक्त, आने वाला समय जो उसके साथ वो उसको ये मिले, उतनी कोशिश रहती है। आपकी पत्नी आपकी फिल्मों की कैसी क्रिटिक है? बहुत बड़ी क्रिटिक है कि सुनाओ तो पसंद नापसंद का बहुत बड़ा फासला होता है। और खुद भी एक व्यक्ति का अपनी एक सोच होती है, तो उस सोच के साथ उतरती है, वो उससे वैसे बात करती है। उनको फिल्मों का कितना शौक है? क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा फिल्मों का उसे उतना शौक नहीं है। वो ही कंप्यूटर साइंस पास आउट है, MSc है, तो बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ल्ड से है वो।
टेक्नोलॉजी से ज्यादा उसका संबंध रहा है, लेकिन है वो, मतलब उसे समझ में तो आता है, फिल्में देखती तो है। तो जब ओ माय गॉड को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जी। तो वो आपके साथ जरूर गई होंगी। नहीं, वो इनविटेशन एक के लिए आया था तो मैं अकेले ही गया था, वो ओहो। गुजरात में था, लेकिन वो देख रही थी, उसने चीयर अप किया था, मैं उसका नाम वहाँ स्टेज पर से बोला था मैंने। अच्छा अच्छा, मतलब वो ड्यूटी तो आपने पूरी की जी। तो आप दोनों में किस किस बात को लेके अनबन होता है, क्योंकि दुनिया के तमाम पति पत्नी में अनबन तो होता है। नहीं, और अगर नहीं है अनबन नहीं है तो फिर पति पत्नी है नहीं वो। बिल्कुल सही। तो अनबन रहती है और हमेशा ही रहती है। मुझे लगता है जिस दिन नहीं होती तब लगता है कि यार ये खालीपन है बहुत। अच्छा, इतनी आदत हो गई। हाँ, इतनी आदत हो जाती है तो वो तब लगता है कि हाँ चलो अब चल रहा है, मतलब चलता रहेगा ये भी। और अब जो वो कहा ना आपको, जब तक ये अनबन है और संवाद है तब तक वो चलेगा। अमित जी, जो हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं आपको विविध भारती से, उन तमाम हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे आप अपनी आने वाली फिल्मों के लिए और आपकी फिल्मों के लिए? देखिए, मैं इतना बड़ा तो हुआ नहीं कि किसी को मैं सलाह या परामर्श या ऐसा कुछ दूं, संदेश दे सकूं। मैंने जो अपने गुरुओं से सीखा है यही मैं, वो जैसे राजन बिसे हमेशा मुझे जो बताते हैं मैं वही आगे देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो कुछ चल के आया था वो मैंने तुमको दे दिया, कल जब तुमको कोई ऐसा आदमी मिलेगा तो तुम उसको दे देना। इसका कोई मोल नहीं है, मतलब कोई मूल्य नहीं है। ये ज्ञान कहीं से फूट कर निकला था, वो आप तक चल के आया, और उसका एक सिर्फ बेसिक थॉट यही है जो हम सब गुरु भाई एक ही बात करते हैं कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। आपकी नीयत में कोई खोट नहीं होनी चाहिए कोई काम करते वक्त। बाकी दादा महाराज सब कुछ ठीक करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो अमित जी, आपको जो आपकी आने वाली फिल्में हैं, और हमें यकीन है बहुत अच्छी अच्छी फिल्में होंगी, क्योंकि अब तक जो आपकी फिल्में आई हैं वो एक तो सोशल इश्यूज पर रहती ही हैं, संवाद पर बहुत जोर दिया जाता है, बहुत खूबसूरत बात है ये। और अभी तो ऐतिहासिक फिल्म आने वाली है, रोमांटिक फिल्में भी आप बनाएं, ये मेरा सजेशन है आपको। वैसे आपने अभी ये डियर जसी जो आपने कहा तो जरूर हम देखेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार और धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आप लोगों का भी। मैं चाहूंगा कि एक गीत आप मेरे लिए बजा लें। ये मेरा व्यक्तिगत, आप कह सकते हैं ये बहुत पर्सनल होके बोल रहा हूँ मैं तो। हाँ, जी। ये मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन जाता है कि मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो क्यों, लेकिन आपने आपसे सारी बातचीत हो गई, कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? नहीं, कहा ना, कोई किताब ऐसे ही जिसे छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बातें करने के लिए। आप सुन रहे थे लेखक और निर्देशक अमित राय से राजश्री त्रिवेदी की बातचीत का अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।